नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। 2023 की चुनावी जंग से पहले प्रदेश सरकार को अचानक शहीद और महापुरुष याद आ गए हैं। तभी तो मूर्तियों और स्मारकों के लिए शिवराज सरकार ने 431 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रतीकों के सहारे 2023 में बीजेपी की नैया पार लगेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी साल में सरकार महिलाओं, किसानों, गरीबों और कर्मचारियों सभी पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। माहौल चुनावी है तो फिर शहीदों और महापुरुषों को भला कैसे भूला जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नगरीय निकायों के लिए 431 करोड़ 6 लाख रुपए की विशेष निधि मंजूर की। इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही महापुरुषों की मूर्तियां और स्मारक बनवाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने 356 नगरीय निकायों को जारी की विशेष निधि। पहली बार इतनी बड़ी राशि विशेष निधि के तौर पर की गई जारी। चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया पैसों का इंतजाम। विशेष निधि से बनाए जाएंगे शहीदों के स्मारक। महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने में भी खर्च की जाएगी राशि। टांटिया मामा, चंद्रशेखर आजाद और हेमू कलानी की मूर्तियां भी लगेंगी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा भी भोपाल में लगेगी। भोपाल में भारत माता मंदिर स्मारक भी बनाया जाएगा। सागर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित होगी। सौंसर में लगेगी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति। माखन नगर में स्थापित होगी राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की मूर्ति। मूर्तियां लगाने और स्मारक बनाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी वीर शहीदों का स्मरण करती आई है, इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी बीजेपी ये योजना भी भ्रष्टाचार के लिए लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही हमारे वीर शहीदों के प्रति जो है समर्पण रखती आई है और निरंतर चलने वाली की प्रक्रिया है। हमें चुनाव के दृष्टिकोण से कोई निर्माण कार्य करवा रहे हैं ये कहना उचित नहीं होगा। ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे टंटिया बील जी की बात कर लीजिए या अन्य हमारे वीरों की बात कर लीजिए, हम सदैव से उनका सम्मान करते हैं और करते आए हैं। जो नए प्रोजेक्ट ला रही है और उसमें बजट स्वीकृत कर रही है, उसके अंदर भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करेगी और ये भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की जनता इसीलिए आज 2023 जो चल रहा है उसके अंत में जो चुनाव होने जा रहे हैं इनको बिल्कुल बाहर करना चाहती है, बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। चुनाव जो कराए वो कम है। जिन कैलाश जोशी का स्मारक न बनाने का आरोप लगाते हुए उनके बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया, अब उन्हीं कैलाश जोशी की प्रतिमा और साथ में कई और शहीदों और नेताओं की मूर्तियां प्रदेश में लगने जा रही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रतीकों के सहारे 2023 में बीजेपी की नैया पार लग पाएगी? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लाल परेड मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा लाल परेड मैदान पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करने के साथ ही साथ 593 लोकसभा और 4000 से ज्यादा विधानसभा से चुने गए 2500 कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक विशाल कार्यक्रम सिलेक्टिव कार्यकर्ताओं का जो देश भर के 543 लोकसभाओं से लगभग 4000 विधानसभाओं से 10 लाख बूथों में से चुने हुए 2500 कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। उसकी चयन प्रक्रिया पूरे देश में पार्टी की अंदर चल रही है और ये पार्टी का एक बहुत बड़ा कुंभ है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारी में जुटा है और हमारा सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश भर के लोग भोपाल के अंदर उपस्थित होंगे। हम सब तैयारियों में जुटे हैं। शहडोल भी पहुंचेंगे, शहडोल भी जाएंगे। शहडोल में भी
भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हमारे आयुष्मान कार्डधारी लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे जुड़ेंगे, जनजातीय क्षेत्र में वहां संवाद होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल का दौरा भी प्रस्तावित। और इधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान के नाम पर एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया है। कांग्रेस ने महिलाओं की गोपनीय डिटेल्स ली है, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर शामिल है। योजना के फॉर्मों पर कचौड़ी बिक रही है, फॉर्म गली मोहल्ले में पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ और प्रियंका गांधी से सवाल पूछते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अगर साइबर क्राइम, छेड़खानी, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है तो क्या कमलनाथ जी आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या प्रियंका गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगी? वहीं नेहा बग्गा ने प्रदेश की महिलाओं से आग्रह भी किया कि कांग्रेस के इस षड्यंत्र से बचें। कांग्रेस आपको साइबर फ्रॉड और आपकी सुरक्षा के साथ खेल रही है। और जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां कांग्रेस नारी सम्मान का नारा दे रही थी, वहीं पर एक बार फिर से प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है और उसका उदाहरण फिर से सामने आया है। ये नारी सम्मान के जो फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और साथ में मोबाइल नंबर लिया गया था, अब वो ठेलों पर दिखाई दे रहा है। कोई उसमें कचौड़ी बेच रहा है, कोई उसमें मूंगफली बेच रहा है। और इससे स्पष्ट नजर आता है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनके जो गोपनीय दस्तावेज हैं, जो बैंक से कनेक्टेड हैं, जो विभिन्न जगहों पर कनेक्टेड हैं, जिससे सिम खरीदी जाती है, आज उसके लिए साइबर फ्रॉड के लिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी के लिए, उनके बैंक में जो पूरा पैसा है उसको ठगी करने के लिए, उसको फ्रॉड करने के लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर छोड़ दिया है। अगर कल को इन महिलाओं के खातों में से पैसा निकल जाता है, कोई किसी प्रकार से इनको परेशान करने लगता है, अगर इन महिलाओं के साथ प्रदेश की ठगी होती है, फ्रॉड होता है, तो क्या कमलनाथ जी आप इस पे जिम्मेदारी लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इस पे जिम्मेदार लेगी? क्या इस पे प्रियंका गांधी जी अपनी जिम्मेदारी बुक करेंगी? भारतीय जनता पार्टी इसमें देखेगी कि किस प्रकार से, क्या इसमें एफआईआर लॉन्च हो सकती है, इसके कानूनी पहलू क्या है, और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी डिटेल्स की सुरक्षा के लिए हम कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाएंगे। और इधर भोपाल में फिल्म आदि पुरुष का विरोध तेज हो गया है। फिल्म में भगवान हनुमान के गलत चित्रण और सतही संवाद को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं को इसका दोषी भी बताया। उज्जैन में 20 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा बुधवारियों से निकलकर शहर भ्रमण करती हुई इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 2.5 लाख की पोशाक तैयार की जा रही है। इसके लिए इस्कॉन मंदिर में बीते 1 महीने से बंगाल से आए कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खास बात यह है कि भगवान को मुंबई और दिल्ली में सिल्क और मोती से बनी पोशाक अर्पित की जाएगी। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा 20 तारीख को निकलेगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि भगवान की रथ यात्रा के लिए जो पोशाक बनाई जा रही है, यहां पर जो है कारीगर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और ये पोशाक की सबसे खास बात यह है कि काफ़ी जो है ये महंगी पोशाक है। करीब 2.5 लाख रुपए की भगवान को यहाँ पोशाक 20 तारीख के दिन, जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन अर्पित की जाएगी। और जो है यहाँ पर कारीगर दिन रात एक करके इस पोशाक को बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। काफ़ी सुंदर और बेहतरीन जो है यहाँ पोशाक है। इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ इस्कॉन मंदिर से पंडित राघव दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि पंडित जी किस तरह से इस पोशाक को तैयार किया जा रहा है, कितना समय लगा और क्या इसकी खासियत है? सब इसको करीबन 2 महीने से तैयार कर रहे हैं और इसमें
बंगाल, वृंदावन और उज्जैन से भी जो भक्त लोग हैं वो इसको तैयार कर रहे हैं। और इसमें विशेषता ये है कि ये ट्राई कलर है और तकरीबन 2.5 लाख रुपए का है। इसका इस बार क्या है कि जैसे आजकल चल रहा है ना, कौन सा भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत, तो उसी तरह से हम उज्जैन का जो है रेशम का धागा यूज किया है। हमेशा हम बाहर से विदेश से मंगाते थे। जापानी डायमंड है, अभी धीरे धीरे डायमंड वहीं से लाते हैं, नकली जो डायमंड रहते हैं, तो जापानी डायमंड यूज किया है। और इस प्रकार से इसका अभी भी कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। कितनी तारीख? 20 तारीख को भगवान इसको धारण करके निकलेंगे। तो रथ यात्रा 20 तारीख को है और उस दिन भगवान इस पोशाक को धारण करके शहर में भ्रमण पर निकलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कारीगर आए हैं वो अलग अलग स्थानों से आए हैं और लगातार दिन रात यहाँ पर मेहनत कर ये पोशाक तैयार की जा रही है। उज्जैन से INS न्यूज़ के लिए राहुल यादव। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के साथ ही लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापसी का वादा पूरा किया। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल जमीन वापसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अलग मंत्री परिषद का गठन किया और किसानों को उनकी जमीन लौटाई। आज लोहांडीगुड़ा का किसान अपनी जमीन पर खेती कर बेहद खुश है। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के 1707 भू विस्थापित आदिवासी किसान परिवारों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल के शपथ ग्रहण के लगभग 21 दिन बाद ही उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में जमीन वापसी का निर्णय लिया गया। भूपेश सरकार ने इन किसानों को उनकी लगभग 4400 एकड़ भूमि वापस कर अपना वादा पूरा किया। लोहांडीगुड़ा में टाटा की जमीन वापसी हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जमीन वापसी का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। आज तक भारत देश में कहीं ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है कि हमारे टाटा की कुल जमीन 1764 हेक्टेयर और लगभग 1709 किसानों की जमीन वापसी करने का ऐतिहासिक निर्णय है। और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2019 में फरवरी 2019 में ऐतिहासिक कार्यक्रम कर ग्रामीणों का पट्टा वापस किया गया और हमारे ग्रामीण आज खुशहाली जीवन जी रहे हैं और अपने धान भी बेच पा रहे हैं, लोन भी ले पा रहे हैं और उनको समर्थन मूल्य पे उनके खातों में पैसा आ रहा है। तो इस तरह हमारी कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये टाटा की जमीन वापसी का बेहतर और बहुत बड़ा निर्णय है। ये जमीन लगभग 1 दशक पहले वहां टाटा के वृहद इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी। इस पर संबंधित कंपनी द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया। किसानों ने बताया है कि जब भूपेश सरकार आई तब हमारी जमीन हमें वापस मिली। जो टाटा के माध्यम से प्रभावित हुआ था हमारा जमीन, आज वर्तमान सरकार के माध्यम से वापस दिया गया है। जो खेती किसानी करने के लिए अभी हमको सहूलत मिल रहा है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। हम लोग का जमीन बिना टाटा से प्रभावित हुआ था। जब हम लोग को जमीन टाटा से प्रभावित हुआ था तो हम लोग बहुत इधर उधर भटके, फिर भी हम लोग को ना जमीन भी वापस हुआ और हम भूपेश बघेल को ना धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग का जमीन वापस कर दिया। ये वादा निभाने का जुनून, बेबाक निर्णय लेने की क्षमता, यही तो भूपेश कक्का को दूसरों से अलग करती है और एक विश्वास जगाती है कि भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।